हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक एप्साइट्स और आज की इस वीडियो के अंदर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूनिट नंबर 2 का पार्ट 2 देखने वाले हैं और इस यूनिट का नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हमने पार्ट 1 देख लिया था, जिसके अंदर हमने हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम जो थी उसके ऊपर हमने लास्ट जो था अपना टॉपिक छोड़ दिया था कि हिल क्लाइंबिंग क्या होती है क्या नहीं होती है। इस यहाँ पे हमने जो पार्ट 1 था उसको एंड अप किया था। तो वहीं से हम कंटिन्यू करने वाले हैं कि हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम क्या होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हम एल्गोरिथम को डिस्कस कर लेते हैं। तो इवेल्यूएट द इनिशियल स्टेट, जो हमारी इनिशियल स्टेट होती है उसको हम क्या करते हैं, इवेल्यूएट करते हैं। इफ़ इट इज़ अ गोल स्टेट रिटर्न सक्सेस, अगर वो गोल स्टेट होती है तो हम रिटर्न कर देते हैं सक्सेस को। अदरवाइज हम कंटिन्यू करते हैं इनिशियल स्टेट को एज करंट स्टेट। ठीक है, मतलब करंट स्टेट जो होती है उसी को ही हम इनिशियल स्टेट बना करके आगे आगे काम करते रहते हैं। ठीक है, लूप अंटिल अ सॉल्यूशन इज फाउंड और देयर इज नो न्यू ऑपरेशन लेफ्ट टू बी अप्लाइड ऑन करंट स्टेट। ये जो लूप है ये जब तक चलता रहेगा जब तक आप एक सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच जाते हो और कोई भी ऑपरेशन नहीं रह जाता है अप्लाई करने के लिए करंट स्टेट के ऊपर। तो मतलब ये है कि जितने भी रूल्स या जितने भी जो ऑपरेशंस हैं दिए गए हैं वो सारे के सारे आपको अप्लाई करने ज़रूरी हैं अगर आपको एक सॉल्यूशन चाहिए या फिर हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम को पूरा करना है। तो आगे देखते हैं। तो आगे आता है इवेल्यूएट न्यू स्टेट। अब हम इवेल्यूएट करेंगे नई स्टेट को। इसके भी 3 तरीके हैं किस तरीके से हम इवेल्यूएट करने वाले हैं। तो सबसे पहला है इफ़ इट इज़ गोल स्टेट देन रिटर्न एंड क्विट। अगर जो नई स्टेट जो बनी है अगर वो गोल स्टेट है तो हम रिटर्न कर देंगे और क्विट कर देंगे। इफ़ नॉट गोल स्टेट बट बेटर देन करंट स्टेट देन मेक इट करंट स्टेट। अगर वो गोल स्टेट नहीं है लेकिन करंट स्टेट से बेटर है तो फिर उसे हम करंट स्टेट बना देंगे। अगर इफ़ नॉट बेटर देन करंट स्टेट देन कंटिन्यू इन लूप। अगर वो करंट स्टेट से बेटर नहीं है तो फिर हम कंटिन्यू करते रहेंगे लूप के अंदर। तो ये है हमारा न्यू स्टेट को इवेल्यूएट करने का तरीका। आगे देखते हैं। तो आगे आता है जी हमारा ड्रॉबैक्स ऑफ हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम। ड्रॉबैक्स की अगर हम बात करें तो मेजरली 3 जो होते हैं इसके ड्रॉबैक्स होते हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक है इट इज़ पीक दैट इज़ हायर देन ईच। सबसे पहला जो हमारा ड्रॉबैक है वो है लोकल मैक्सिमा, दूसरा है प्लेट्यू और तीसरा है रिजेस। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमा की बात करें तो क्या होता है, इट इज़ पीक दैट इज़ हायर देन ईच ऑफ नेबरिंग स्टेट्स। ये पीक होती है जो भी हायर जो भी नेबरिंग स्टेट्स होती है उनमें से जो सबसे ज़्यादा पीक जो होती है, सबसे ज़्यादा हायर पीक जो होती है वो होती है लोकल मैक्सिमा। बट लोअर दैट द ग्लोबल मैक्सिमा। मैक्सिमम मतलब जो ग्लोबल मैक्सिमम होता है, मतलब कि जो ग्लोबली एक वैल्यू असाइन कर दी जैसे 10 है वो ग्लोबली मैक्सिमम है, उससे तो कम रहेगी लेकिन जो अपने अमोंग जो नेबर स्टेट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा रहने वाली है। इट इज़ ड्रॉन अपवर्ड्स टुवर्ड्स पीक। ये अपवर्ड्स की तरफ ड्रॉ करी जाती है जहाँ पे पीक होती है। बट विल देन बी स्टक विद नो वेयर एल्स टू गो। लेकिन क्या होता है कि बट विल देन स्टक, और लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है स्टक होने के चांसेस बन जाते हैं जिससे ये कहीं भी नहीं जा पाएगा। ठीक है, मतलब कि जैसे कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हमारी जो स्टेट है वो ऊपर की तरफ जा रही है एंड सडनली क्या हो सकता है कि वो भी अपवर्ड्स जाते हुए हो सकता है स्टक कर जाए एंड ना तो वो नीचे आएगी ना वो ऊपर जाएगी, वो वहीं पे स्टक कर जाएगी। ठीक है, हमारी स्टेट जो है वो अटक जाएगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होता है, इट इज़ अ फ्लैट एरिया ऑफ द सर्च स्पेस इन विच अ होल सेट ऑफ नेबरिंग स्टेट्स हैज़ द सेम वैल्यू। ये एक फ्लैट एरिया होता है जिसके अंदर जो सर्च स्पेस होता है वो होता है जिसके अंदर नेबरिंग जो स्टेट्स होती है उनकी सेम वैल्यू होती है। इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर हाई होती है, नेबरिंग से हाई होती है, इसके अंदर सेम वैल्यू होती है। हिल क्लाइंबिंग सर्च माइट बी अनेबल टू फाइंड इट्स वे ऑफ प्लेट्यू। जो हिल क्लाइंबिंग सर्च है उसके अंदर हो सकता है कि कई बार आपको रास्ता ना मिले प्लेट्यू के अंदर से, मतलब कि इसके अंदर भी आपको सॉल्यूशन फाइंड करने में हो सकता है कि दिक्कत आ जाए। फिर आता है रिजिस। तो रिजिस के अंदर क्या होता है, इट रिजल्ट इन अ सीक्वेंस ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये रिजल्ट होता है सीक्वेंस का, जो भी हम सीक्वेंस लगाते हैं लोकल मैक्सिमा में उसका एक रिजल्ट निकल के आता है ये। दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर ग्रीडी एल्गोरिथम टू नेविगेट। और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ग्रीडी एल्गोरिथम के लिए नेविगेट करना, क्योंकि ग्रीडी एल्गोरिथम में क्या होता है कि जो सबसे उसको एफिशिएंट रास्ता दिखता है उस पर जो वो जंप कर जाता है, वो फ्यूचर को नहीं देखता बस प्रेजेंट को देखता है एंड जंप कर जाता है। एंड जब वो एक जगह स्टक कर चुका है तो फिर वो आगे का तो क्या ही सोचेगा। तो इसलिए ग्रीडी एल्गोरिथम भी यहाँ पे काम नहीं करती है।
हाउ टू ओवरकम दीज ड्रॉबैक्स। अब हम ये जो ड्रॉबैक्स थे, ये तीनों ड्रॉबैक्स जो थे, इनसे हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले लोकल मैक्सिमा को देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। बैक ट्रैक टू सम अर्लियर नोड, हम बैक ट्रैक कर सकते हैं किसी पिछली नोड पर, एंड ट्राई गोइंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, और हम डिफरेंट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे हम पॉइंट ए पर हैं, पॉइंट ए से बी पे गए और हम बी पे जाके स्टक हो गए, तो हम क्या करेंगे, बी से बैक ट्रैक होके ए पे आएंगे और ए से अब की बार हम सी या डी पे जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हो गया ये बैक ट्रैक वाला सिस्टम। टू इम्प्लीमेंट दिस स्ट्रैटेजी मेंटेन अ लिस्ट ऑफ पाथ ऑलमोस्ट टेकन। अगर आपको ये जो स्ट्रैटेजी है इसको इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए आपको एक लिस्ट रेडी करनी पड़ेगी कि आपने कौन कौन से पाथ को ट्राई कर लिया है और कौन कौन से पाथ को ट्राई नहीं किया है, एंड गो बैक टू वन ऑफ देम, और जो उनमें से बेस्ट हो, जो भी आपने ट्राई नहीं किया हो, उसके ऊपर आप जंप आउट करोगे। इफ़ द पाथ दैट वॉज टेकन लीड्स टू अ डेड एंड, अगर बाई चांस वो पाथ आपको एक डेड एंड पे लेके आता है तो फिर आप किसी और रास्ते पे जाओगे जो आपने ट्राई नहीं किया हुआ है, ठीक है, या फिर जो आपको एक सॉल्यूशन पकड़ा रहा है उस पाथ पे आप चले जाओगे। अगर हम प्लेट्यू को देखें कि किस तरीके से बेटर कर सकते हैं, मेक अ बिग जंप इन सम डायरेक्शन टू ट्राई टू गेट टू अ न्यू सेक्शन ऑफ द सर्च स्पेस। आपको क्या करना है, एक बिग जंप मारनी है, मतलब कि प्लेट्यू के अंदर जिस तरीके से फ्लैट सरफेस होता है तो उसके अंदर आपको एक बिग जंप मारनी है एक अदर डायरेक्शन में, सो दैट आप एक नई सेक्शन में पहुंच जाओ सर्च स्पेस के और आराम से आप रिजल्ट फाइंड कर सको। इफ़ द ओनली रूल अवेलेबल डिस्क्राइब इज सिंगल स्मॉल स्टेप्स, अप्लाई देम सेवरल टाइम्स इन सेम डायरेक्शन। अगर बाई चांस आप बिग जंप नहीं मार पा रहे हो, आपको ये रूल दिया गया है कि आप छोटे छोटे स्टेप ही ले सकते हो, तो फिर आपको क्या करना है, छोटे छोटे स्टेप ले रहे हैं बहुत बार, मतलब रिपीटेडली लेते रहने हैं सेम डायरेक्शन में। ओके, आगे देखते हैं। तो आगे आता है रिजिस का। तो रिजिस क्या होता है, अप्लाई 2 और मोर रूल्स बिफोर डूइंग द टेस्ट। इसके अंदर आपको 2 या 2 से ज़्यादा रूल्स लगाने पड़ते हैं बिफोर डूइंग द टेस्ट करने से पहले। दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू मूविंग इन सेवरल डायरेक्शन एट वंस, और एक बारी में हो सकता है कि आपको कई सारी दिशाओं में जाना पड़े या फिर कई सारी जगह पे आपको सर्च करना पड़े। तो पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको बोला था कि हम बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम को भी डिस्कस करेंगे, तो इसके अंदर हम इसको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या है इस एल्गोरिथम में, और हमने पीछे ये भी देखा था कि हमसे प्रूफ भी मांगा गया था कि जो हमारी जो BFS और DFS होती है वो किस तरीके से बेस्ट क्या डिस्कस किया था, एक बार हम देख लेते हैं। सो दैट ये रहा प्रूफ, BFS एंड DFS आर स्पेशल केसेस ऑफ बेस्ट फर्स्ट सर्च, ये हमसे पूछा गया था। तो इसके लिए हमें यहाँ पे पहले बताना पड़ेगा कि बेस्ट फर्स्ट सर्च होता क्या है, एंड उसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे नंबर मिलने के चांसेस हैं। तो दोस्तों, जब आपके पास कोई क्वेश्चन आए तो आप कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हो उतने अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए उन टर्म्स को जो कि क्वेश्चन में यूज़ करी गई हैं। जैसे आपके क्वेश्चन में बेस्ट फर्स्ट सर्च यूज़ किया गया है, तो आप सबसे पहले बेस्ट फर्स्ट सर्च के बारे में बताइए और फिर उसके बाद मेन क्वेश्चन पे आइए, सो दैट एग्जामिनर को ये पता चले कि हाँ आपको बहुत अच्छे से आता है। यूज़ 2 ऑर्डर्ड लिस्ट ओपन एंड क्लोज्ड। इसके अंदर 2 ओपन लिस्ट होती हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट होती हैं। सबसे पहला एक ओपन होता है और दूसरा क्लोज होता है। स्टार्ट विद इनिशियल स्टेट N1। इसके अंदर हम इनिशियल स्टेट जो होती है, इनिशियल नोड जो होती है उसके साथ स्टार्ट करते हैं जिसका नाम होता है N1, एंड पुट इट ऑन दी ऑर्डर्ड लिस्ट ओपन, और उसको हम कौन सी ऑर्डर्ड लिस्ट के ऊपर रखते हैं, ओपन के ऊपर रख देते हैं। क्रिएट अ लिस्ट क्लोज्ड, दिस इज इनिशियली एन एम्प्टी लिस्ट। ये जो लिस्ट होती है, एक लिस्ट बनाइए आप क्लोज नाम की, और जो इनिशियली जो ये होती है ये एम्प्टी होती है, ठीक है। स्टार्टिंग में ये जो क्लोज्ड नाम की जो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है क्या होती है, खाली होती है। इफ़ ओपन इज एम्प्टी देन एग्जिस्ट विद फेलियर। अगर ओपन खाली है तो आप एग्जिट कर जाओगे फेलियर में, क्योंकि आपके पास कुछ कमांड होगी ही नहीं रन करने के लिए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जिट ही करना पड़ेगा। सेलेक्ट फर्स्ट नोड ऑन ओपन, जो आपकी फर्स्ट नोड है ओपन की उसे आप सेलेक्ट करो। रिमूव इट फ्रॉम ओपन एंड पुट इट इन क्लोज्ड। आप क्या करोगे, ओपन से निकालोगे और उसको क्लोज में क्या कर दोगे, शिफ्ट कर दोगे। कॉल दिस नोड N। यहाँ पे क्या था, हमारा नाम क्या था, N1 था, लेकिन अब जैसे वो क्लोज में चले जाएगा तो उस नोड का नाम क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, ठीक है। इफ़ N इज गोल नोड एग्जिस्ट, अगर बाई चांस गोल नोड है वो, तो आप एग्जिट कर जाओगे। द सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रेसिंग अ पाथ बैकवर्ड अलॉन्ग द आर्क्स इन ट्री फ्रॉम N to N1। इसके अंदर क्या है कि जो अगर बाई चांस N जो है जो आपने क्लोज्ड के अंदर डाली है, अगर वो गोल स्टेट है तो आप एग्जिट कर दोगे और जो आपका सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। अगर आप बैकवर्ड जाओगे तो आपको पाथ भी मिल जाएगा कि हम A से B आए थे या कैसे कैसे आए थे। और ये जो आर्क्स होती हैं ये एक ट्री बना देंगी N से लेकर के N1 तक का जो एक रास्ता है वो हमें बता देंगी कि पाथ क्या क्या था।
एक्सपेंड नोड N1, आप अगर एक्सपेंड करोगे नोड N1 को, दिस विल जनरेट सक्सेसर्स। तो ये क्या होगा, इसके जो सक्सेसर्स होंगे, जो आने वाली जो नोड्स होंगी वो खुल जाएंगी आपके सामने, जनरेट हो जाएंगी। लेट द सेट ऑफ सक्सेसर्स जनरेटेड बी एस, और जो भी सक्सेसर्स जनरेट हुए हैं उन्हें आप एस लेट कर लीजिए। क्रिएट आर्क्स फ्रॉम एन टू ईच मेंबर ऑफ एस, और उसके बाद आप आर्क्स ड्रॉ कीजिए एन से लेकर के ईच मेंबर ऑफ एस तक। रीऑर्डर द लिस्ट ओपन अकॉर्डिंग टू ह्यूरिस्टिक एंड गो टू 4। और अब क्या करना है आपको, ओपन अब दोबारा से रीऑर्डर करना है इन सारी चीज़ों को, और फिर उसके बाद ओपन के अंदर फिर से इस लिस्ट को डालना है, और जैसे ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम है हमारी, उसके हिसाब से आपको वो फॉलो करना है। और वो जो हमारा स्टेप नंबर 4 है, स्टेप नंबर 4 कौन सा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भी प्रोसीजर होगा वो आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपको बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम को यूज़ करना है तो, ठीक है। चलिए अब आगे आता है AO स्टार सर्च टेक्निक, या फिर हम एल्गोरिथम भी इसको कह सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, ये 5, 7 या 10 नंबर में आपसे पूछी जा सकती है, तो इसको कर लीजिएगा। इनिशियलाइज द ग्राफ टू स्टार्ट नोड, आप सबसे पहले क्या करोगे, इनिशियलाइज करोगे ग्राफ को, स्टार्टिंग नोड को। ट्रैवर्स द ग्राफ फॉलोइंग द करंट पाथ एक्यूमुलेटिंग नोड्स दैट हैव नॉट बीन एक्सपेंडेड और सॉल्व। आप ट्रांसफर्स करोगे ग्राफ को जो कि फॉलो करती है करंट पाथ को, और जो नोड्स अभी तक एक्सपेंड नहीं करी गई हैं या फिर सॉल्व नहीं करी गई हैं ना, आप सबसे पहले उनके ऊपर जंप करोगे या फिर उनको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करोगे। पिक एनी ऑफ दिस नोड्स एंड एक्सपेंड इट, and if it has no successors call this value futility, otherwise calculate only f for each of successors। अगर बाई चांस आप इनमें से कोई सी भी नोड को चूज़ करते हो और एक्सपेंड करते हो और उसका कोई भी सक्सेसर नहीं निकलता है, तो उस वैल्यू को आप फ्यूटिलिटी कह दोगे। फ्यूटिलिटी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग। जैसे जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना, फिजिक्स में पढ़ा था कि एक थ्रेशोल्ड वैल्यू चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन्स को निकलने के लिए, वैसे ही आपको यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो उसे आप फ्यूटिलिटी कह सकते हो। तो वो जो वैल्यू होगी वो फ्यूटिलिटी कह दोगे आप उसे, और कैलकुलेट करोगे खाली एफ़ की वैल्यू, ठीक है, खाली एफ़ की वैल्यू जो भी सक्सेसर्स की होगी उनको आप कैलकुलेट करोगे। इफ़ f इज़ 0 देन मार्क द नोड एज सॉल्व। अगर f की वैल्यू 0 आती है, जो नोड है उसको आप सॉल्व्ड की तरह क्या कर दोगे, मार्क कर दोगे। चेंज द वैल्यू ऑफ f फॉर द न्यूली क्रिएटेड नोड टू रिफ्लेक्ट इट्स सक्सेसर। और अगर जैसे आपने दूसरी नोड पकड़ी है तो आप क्या करोगे, f की वैल्यू को दोबारा से क्रिएट करोगे, और जो भी सक्सेसर का जो भी बैक प्रोपोगेशन होने के बाद जो भी f की वैल्यू आएगी उसे आप रिकैलकुलेट करोगे, ठीक है। Wherever possible use the most promising routes, and if a node is marked as solved then mark the parent node as solved। इसके अंदर क्या है कि अगर बाई चांस आप जो सबसे आपको बेहतरीन वाली जो आपको लग रही है ना कि हाँ अगर मैं इस पाथ पे जाता हूँ तो इस रूट पे जाता हूँ तो मैं रास्ते तक पहुँच ही जाऊँगा, आप कोशिश कीजिए आप उसी रूट को फॉलो करें। अगर आप नहीं कर पाते, आपको करना चाहिए वैसे तो वो, और अगर आप एक नोड पे चले गए हैं और एक नोड आपकी सॉल्व हो गई है तो उसे आप मार्क्ड कर दीजिए सॉल्व्ड की तरह, ठीक है। चलिए, इफ़ स्टार्टिंग नोड इज सॉल्व्ड और वैल्यू ग्रेटर देन फ्यूटिलिटी स्टॉप एल्स रिपीट 2। अगर बाई चांस आप स्टार्ट कर चुके हैं नोड को सॉल्व करना और वो सॉल्व भी हो चुकी है और जो उसकी वैल्यू है वो फ्यूटिलिटी से बड़ी है, तो आप स्टॉप कर दो, या फिर आप स्टेप नंबर 2 से आप दोबारा से रिपीट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये थी हमारी AO स्टार एल्गोरिथम। इसके बाद हम जंप करते हैं बैक ट्रैकिंग पर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी आपसे डेफिनेशंस वगैरह 2 मार्कर्स के अंदर ज़्यादातर पूछी जाती है, लेकिन हो सकता है कि मेजरली आपसे ये उसमें भी पूछ सके, 5 नंबर में भी पूछ सके, ठीक है। चलिए, इट इज़ एन एल्गो टू सॉल्व प्रॉब्लम विद एन एडिशनल वे। ये एक एल्गोरिथम है जिसके अंदर हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं एक एडिशनल वे की तौर पर भी। इट यूजेज रिकर्सिव अप्रोच टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम। ये रिकर्सिव अप्रोच होती है। रिकर्सिव प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, रिकर्सिव अप्रोच का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी फॉर्मुलेशन जो बार बार अपने आप को कॉल करती रहती है जब तक वो एक रिजल्ट तक नहीं पहुंच जाती, ठीक है। वो फंक्शन बार बार कॉल ही करता ही रहेगा जब तक वो सिचुएशन फॉल्स
नहीं हो जाती है या फिर उसका काम कंप्लीट नहीं हो जाता है, ठीक है। तो ये एक रिकर्सिव अप्रोच को फॉलो करती है जिससे ये एक्सप्लेन कर सके प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से। द बैक ट्रैकिंग इज नीडेड टू फाइंड ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑप्टिमाइजली। इसके अंदर क्या होता है, जो बैक ट्रैकिंग होती है वो हमारे ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो होती है उसको निकालने में हेल्प आउट करती है, जिससे हम प्रॉब्लम को ना ऑप्टिमाइजली सॉल्व कर सकें। A systematic way of trying out different sequences of decisions until we find one that works। इसके अंदर क्या होता है, एक सिस्टमैटिक वे है जिसकी मदद से हम डिफरेंट सीक्वेंसेस को, डिफरेंट डिसीजंस को ट्राई आउट करते हैं और हम ये पता करते हैं कि कौन सा डिसीजन हमारा सबसे बेस्ट रहेगा और कौन सा हमें रिजल्ट देगा, ठीक है। कंसिडर एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक टू सॉल्व कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन इशू एंड पजल। इसके अंदर क्या होता है, जो कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन इशू जो होता है हमारा या फिर पजल जो होती है उसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है हमें। ऑल्सो ग्रेट टेक्निक फॉर पार्सिंग एंड ऑल्सो फॉर्म्स बेसिस ऑफ मैनी लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और इसके अंदर क्या होता है, ये ग्रेट टेक्निक है पार्सिंग करने के लिए और फॉर्म करता है बहुत सारी लॉजिकल लैंग्वेजेस को भी, मतलब जो लॉजिकल हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है, क्योंकि इसके अंदर रिकर्जन तो आपने एक टॉपिक पढ़ा ही होगा, तो वहाँ पे बैक ट्रैकिंग का भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है जी हमारा गेम ट्री। तो कई सारे लोग सोचते हैं कि ये वाले जो गेम ट्री होते हैं ये किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके से सारी चीज़ें चलती हैं, तो ये भी बैक ट्रैकिंग की तरह ही होता है। बैक ट्रैकिंग कनेक्टेड होता है गेम ट्री से। गेम ट्री क्या होता है, ये एक डायरेक्टेड ग्राफ होता है जिसकी जो नोड्स होती हैं ना, नोड्स आर पोजिशन इन अ गेम। जो नोड्स हैं वो एक पोजीशन की तरह होते हैं एक गेम के अंदर, जिसकी जो एजेस होती हैं वो मूव्स होती हैं। आगे देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। स्टार्ट्स फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। जब हम स्टार्ट करते हैं एक इनिशियल पोजीशन से, उसके अंदर क्या होता है कि सारी की सारी जो पॉसिबल मूव्स होते हैं ना हर एक पोजीशन के, वो पहले से स्टोर्ड होते हैं। तो अगर आपने ए से बी पे गए तो उसको पता है कि बी से आप आगे आगे कहाँ कहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टिक टैक टो हैज़ 2 5 5 1 6 8 लीव नोड्स, मतलब कि इतनी पॉसिबिलिटीज़ उसके अंदर होती हैं। तो दिस इज़ गेम ट्री कि सारी की सारी जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उसके अंदर पहले से स्टोर होती हैं, एंड जो पॉसिबिलिटी सबसे बेस्ट होती है वो अप्लाई, जो भी आप अपने हिसाब से जो भी करते हो वो अप्लाई हो जाती है, एंड आगे का जो प्रोसीजर होता है वो इसी तरीके से काम करता रहता है। अब ये जो गेम ट्री होता है ना, इसके अंदर एक चीज़ यूज़ होती है जिसे हम कहते हैं मिनी मैक्स प्रोसीजर्स, ठीक है, या फिर मिनी मैक्स कहते हैं उसको। तो अब उसका पर्पस देख लेते हैं कि हम गेम ट्री के अंदर मिनी मैक्स को क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहला, कॉम्प्लेक्स गेम्स लाइक चेस। जैसे कि कॉम्प्लेक्स गेम्स होते हैं, जैसे कि हमने गेम ट्री के अंदर देख लिया कि हाँ जी इसके अंदर तो हमें पता है 2 5 5 1 6 8 हमारे कॉम्बिनेशंस बन गए, लेकिन टिक टैक टो के अंदर क्या होता है कि इस तरीके का गेम होता है, राइट। ये हो गया हमारा, इस तरीके का गेम होता है। तो इसके अंदर इतने छोटे से गेम के अंदर इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, तो आप ज़रा सोचो चेस के अंदर कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ होंगी, राइट। तो जो ये चेस है वो एक कॉम्प्लेक्स गेम की तरह आप मान सकते हो। तो इसके अंदर क्या होता है, सर्च टू टर्मिनेशन इज़ इम्पॉसिबल। अगर आप इसके अंदर ये सोचो कि हम सारी की सारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको बना लें और फिर उसके बाद हम गैस कर लें कि इसके बाद ये मूव आएगा, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसके अंदर आप टर्मिनेशन नहीं कर सकते हो स्टेप्स का, कुछ भी हो सकता है। विन और ड्रॉ कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, या तो कौन जीता कौन हारा, या कौन जीता और ड्रॉ हुआ है या नहीं, ये चीज़ आप ऑब्टेन नहीं कर सकते हो, ठीक है, अगर आप गेम ट्री को यूज़ कर सकते हो तो। लेकिन आज के टाइम में जो चेस बने हुए हैं उसके अंदर आप जीत भी कैप्चर कर सकते हो, साथ ही साथ ड्रॉ भी कैप्चर कर सकते हो। आर गोल इन सर्चिंग सच एज गेम ट्री माइट बी टू डिफरेंट अ गुड फर्स्ट मूव। जो हमारा गोल है सर्चिंग का वो ये है कि एक गेम ट्री जो है ना उसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाए, और जो हमारा फर्स्ट मूव है उसको हम फाइंड आउट करके और ज़्यादा बेटर कर सकें, कि हमारा जो भी फर्स्ट मूव होगा उससे जो हमारा रिजल्ट निकले ना वो बहुत एफिशिएंट हो, बहुत ज़्यादा बेस्ट हो। दिस गुड फर्स्ट मूव कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय मिनी मैक्स प्रोसीजर। और ये जो गुड फर्स्ट मूव है ना ये हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मिनी मैक्स प्रोसीजर से ही। दिस इज़ द पर्पस ऑफ मिनी मैक्स प्रोसीजर इन अ गेम ट्री, और इसीलिए जो हमारा मिनी मैक्स प्रोसीजर है उसको हम यूज़ करते हैं गेम ट्री के अंदर। तो अगर बाई चांस आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग मिनी मैक्स प्रोसीजर्स, तो आप ये वाला पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, आप ये वाला पॉइंट लिखेंगे सो दैट आपको बता सको, ओके। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को एक समराइज्ड वे में लिख सकते हैं उसमें, तो आप इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन बनाइए, इन तीनों का ही लिख दीजिए, सो दैट एग्जामिनर जो होगा वो आपको ज़्यादा इंप्रेस हो जाएगा, एंड
आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स गेन करने में हेल्प मिलेगी। दोस्तों साथ ही साथ एक गलती और होती है कि जो बच्चे होते हैं वो कॉपीज़ में कटिंग करते हैं। कटिंग किस टाइप की, जैसे कि यहाँ पे मेरी एक मिस्टेक हुई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से कट आउट किया। यहाँ पे एरियाज़ लिखा हुआ है मैंने, एंड सिंगल लाइन खींची है। कई सारे बच्चे हो जाते हैं गुचड़ कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा आप करोगे तो एक गलत इंप्रेशन होगा और वो ज़्यादा चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं। तो अगर गलती हुई है, एक सिंगल स्ट्रोक खींचे गलत काटने के लिए, एंड दैट्स इट, मूव ऑन। ओके, चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल यूनिक एप्साइट्स को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, कमेंट सेक्शन में बताइए कोई सजेशन हो तो, और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबा देना यार, क्योंकि मेरी जब भी नई वीडियो आती है ना तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आता है। नोटिफिकेशन के लिए सबसे बेस्ट है बेल आइकन दबा दो, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, हमारा ना टेलीग्राम चैनल भी है, तो उसको भी आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, और आप वहाँ पे मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने सोशल मीडिया लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो आउट कर सकते हैं। तो आगे आता है मिन मैक्स एल्गोरिथम। तो ये तो हमारा मिन मैक्स प्रोसीजर था। मिन मैक्स होता क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, ये सारे हमारी जो चीज़ें थी वो यहाँ पे थी। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द एल्गोरिथम राइट नाउ। तो सबसे पहले सेट फाइनल वैल्यू टू बी मिनिमम एज पॉसिबल। जो फाइनल वैल्यू होगी आप उसे एज मिनिमम एज, जितनी मिनिमम हो सकती है उतना मिनिमम रख दो। इफ़ लिमिट ऑफ सर्च हैज़ बीन रीच्ड, अगर जो लिमिट है सर्च की वो रीच हो जाती है, पूरी हो जाती है, देन फाइनल वैल्यू इज इक्वल्स टू गुड वैल्यू ऑफ करंट पोजीशन। तो जो फाइनल वैल्यू है वो गुड वैल्यू के इक्वल हो जाएगी करंट पोजीशन के अंदर। ठीक है, एल्स डू, अगर इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा कर सकते हो आप जनरेट सक्सेसर ऑफ पोजीशन। जो भी जिस पोजीशन पे आप हो उसके सक्सेसर्स बना लो। रिकर्सिवली कॉल मिन मैक्स अगेन विद प्रेजेंट पोजीशन विद डेप्थ इंक्रीमेंट बाय यूनिटी। तो आप रिकर्सिवली कॉल करो मिन मैक्स को बार बार, सो दैट जो प्रेजेंट पोजीशन है उसकी आप डेप्थ तक जा सको यूनाइटली। ठीक है, इवेल्यूएट गुड वैल्यू, उसके बाद आपको क्या करना है, गुड वैल्यू जो है उसको इवेल्यूएट करना है। अगर गुड वैल्यू बड़ी होती है फाइनल वैल्यू से तो फाइनल वैल्यू इज इक्वल्स टू गुड वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारी गुड वैल्यू ज़्यादा होगी फाइनल वैल्यू से तो क्या होगा कि हम गुड वैल्यू को ही फाइनल वैल्यू बना देंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं जी अल्फा बीटा प्रूनिंग। तो अल्फा बीटा प्रूनिंग के अंदर क्या होता है, इट इज़ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ मिन मैक्स एल्गोरिथम। ये एक ना मॉडिफाइड वर्जन होता है मिन मैक्स एल्गोरिथम का। इट इज़ एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक फॉर मिन मैक्स एल्गोरिथम। ये एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जिससे जो हमारी मिन मैक्स एल्गोरिथम है वो और ज़्यादा बेटर आउट हो जाती है। द नंबर ऑफ नोड्स दैट हैज़ टू बी एग्जामिन इज एक्सपोनेंशियल इन डेप्थ ऑफ ट्री। जो नंबर ऑफ नोड्स जो होती हैं वो हमारी जो एग्जामिन कर रहे होते हैं वो एक्सपोनेंशियल होती है डेप्थ में, जिसकी वजह से हम एक्सपोनेंशियल नंबर्स जो होते हैं या एक्सपोनेंशियल जो नोड्स हैं हमारी, उनको हम डायरेक्टली वो नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वजह से हम क्या करते हैं, उसको कट कर देते हैं हाफ में। ओके, जो हमारी प्रॉब्लम होती है उसको हम कंप्लीटली अगर हम नहीं डिवाइड कर पा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हाफ में कट कर देते हैं। द टेक्निक बाय विच विदाउट चेकिंग ईच नोड ऑफ गेम ट्री, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है ना कि अल्फा बीटा प्रूनिंग की आप डेफिनेशन दो, तो ये वाला पॉइंट दोगे आप। ठीक है, आप ये वाला पॉइंट देंगे। इसके अंदर क्या होता है आप ध्यान से देखिएगा। द टेक्निक बाय विच विदाउट चेकिंग ईच नोड ऑफ गेम ट्री वी कैन कंप्यूट द करेक्ट मिन मैक्स डिसीजन। जो टेक्निक जिसकी मदद से बिना चेक करे हर एक नोड को गेम ट्री के अंदर हम कंप्यूट कर सकते हैं कि मिन मैक्स डिसीजन कौन सा करेक्ट है, उसे हम कहते हैं प्रूनिंग। ठीक है, मतलब इसके अंदर हमने अगर तुक्का लगाया या फिर हमें पता है कि हम एक्सपीरियंस है कि हाँ हमारा ये वाला जो डिसीजन है मिन मैक्स का ये करेक्ट होगा, और वो करेक्ट हो गया तो इसे हम बोलेंगे प्रूनिंग। दिस इन्वॉल्व्स थ्रेशोल्ड पैरामीटर्स अल्फा एंड बीटा फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन, सो इट इज़ कॉल्ड अल्फा बीटा प्रूनिंग। और इसके अंदर हमारे 2 पैरामीटर्स, थ्रेशोल्ड जो पैरामीटर्स होते हैं वो 2 यूज़ होते हैं फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं, अल्फा बीटा प्रूनिंग कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि अल्फा का क्या काम होता है, बीटा का क्या काम होता है, इसी वीडियो में देखेंगे, टेंशन नहीं लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में नहीं ले जाऊँगा वो वाली चीज़। कैन बी अप्लाइड एट एनी डेप्थ फॉर अ ट्री, ये अप्लाई हो सकता है किसी भी डेप्थ के एक ट्री में। इसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में, इनिशियल में करना है या एंड में करना है, ऐसा कुछ नहीं, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। समटाइम्स प्रून नॉट ओनली ट्रीज लीव्स बट एंटायर सब ट्री, और कई बार क्या होता है कि जो आपकी जो प्रूनिंग होती है ना वो खाली ट्री की लीव्स पर ही नहीं, कभी कभी जो सब ट्री होती है ना उस पर, एंटायर सब ट्री पे हो जाती है। ठीक है, पूरी की पूरी सब ट्री कट जाती है। अब ज़रा पैरामीटर्स को देख लेते हैं कि पैरामीटर्स का क्या सीन है। तो सबसे पहले है अल्फ़ा। अल्फ़ा का मतलब क्या होता है, द बेस्ट, द हाईएस्ट वैल्यू।
मतलब कि हाईएस्ट वैल्यू जो भी होती है, हाईएस्ट वैल्यू चॉइस वी हैव फाउंड सो फार एट एनी पॉइंट अलोंग द पाथ ऑफ मैक्सिमाइज़र। इसका काम क्या होता है, मैक्सिमाइज़र करना होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है, जो बेस्ट होती है, मतलब कि जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो ये चूज़ करता है जो भी हमें किसी पॉइंट पर मिली हुई होती है। ठीक है, जो इसकी इनिशियल वैल्यू होती है वो माइनस इन्फिनिटी होती है। ओके, अब ऊपर से ही हम इंस्पायर होकर नीचे वाली लाइन लिख देते हैं। बीटा जस्ट इसका अपोजिट होता है, ये हायर है, ये लोअर है, ये मैक्सिमाइज़र है, ये मिनिमाइज़र है, ये माइनस इन्फिनिटी था, ये प्लस इन्फिनिटी है। बाकी सारी डेफिनेशन आपकी सेम रहने वाली है। ठीक है जी, चलिए मॉडिफिकेशन जो हम कर सकते हैं अल्फा बीटा प्रूनिंग में वो भी देख लेते हैं। तो दो टाइप की हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहला है ग्रीडी हिल क्लाइंबिंग मेथड हम कर सकते हैं, या फिर आर्टिफिशियल इम्यून एल्गोरिथम के अंदर भी हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये दोनों नाम आपको पता होने चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एक बोनस पॉइंट, एक न्यूमेरिकल जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे 5, 7 या 10 इन तीनों में से पूछा जा सकता है। और ये वाला जो क्वेश्चन है, सेंड मोर मनी, इज़ आस्क्ड इन ऑलमोस्ट 2 to 3 क्वेश्चन पेपर्स आई हैव सीन। ठीक है, तो मतलब ये प्रीवियस ईयर के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे कहते हैं। तो सॉल्व करने का इसे हम क्रिप्ट एरिथमेटिक प्रॉब्लम कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे रूल्स ये होते हैं कि हमारे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस ये जो हमारे नंबर्स होते हैं ना, इनको हमें यूज़ करना होता है और इसको सॉल्व करना होता है। जो हमारी स्टार्टिंग होती है उसे हम 0, 1, 2, 3 नहीं लिख सकते, मतलब इनिशिएशन हमारा 0 से नहीं हो सकता। वहीं अगर हम 1, 0, 2, 3 या कुछ भी लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारे बेसिक्स रूल्स हैं जो हमें समझने ही हैं। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर हम एक चीज़ और समझ लेते हैं, बहुत ईजी है समझना, कि जो हमारा इसके अंदर हम एडिशन करेंगे उसके अंदर जो हमारा मैक्सिमम जो आएगा नंबर, उसके अंदर हमारा कैरी 1 ही आएगा, कैरी 2 नहीं आ सकता। ठीक है, क्यों नहीं आ सकता देख लेते हैं। अब अगर हम 0 से लेकर के 9 में देखें तो सबसे हाईएस्ट नंबर ये 2 ही हैं। अब हम इन दोनों को ही उठा लेते हैं। तो अगर हम 8 + 9 करते हैं तो हमारा आता है जी 17। ठीक है, तो मतलब कि 7 तो नीचे रह गया और 1 क्या हो गया, कैरी हो गया। चलो हम ऐसा करते हैं, 9 + 9 भी ले लेते हैं। 9 + 9 भी ले लिया तो क्या आया, 18 आया। 8 नीचे रह गया और 1 क्या हो गया, कैरी हो गया। तो आपको ये समझना है कि जो कैरी होगा वो हमेशा 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ ही गए होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसके लिए हम एक दूसरी नोटबुक ले लेते हैं सो दैट इट इज़ ईजी टू सॉल्व। तो सबसे पहले इधर रख लेते हैं। तो ये है हमारी सेंड मोर मनी। तो इसके अंदर क्या है कि हम, जैसे मैंने अभी आपको रूल्स में बताया कि यहाँ पे जो हमारा मैक्सिमम जो वो हो सकता है वो 1 हो सकता है, तो वैसे ही इसी तरीके से हम बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4। ओके, अब इसके अंदर हम नीचे भी 4 बॉक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारे क्या होंगे, 5 बॉक्सेस होंगे। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, चलिए अब हमने सेंड मोर मनी को इस तरीके से डिवाइड कर लिया है इस चीज़ में। और इसके अंदर क्या है कि हमने ये एक चीज़ समझ ली है कि भैया जो हमारा एलसीएम इधर आने वाला है ना, वो तो 1 ही होगा। 1 क्यों होगा, क्योंकि कैरी हमारी मैक्सिमम 1 हो सकती है, 2 भी नहीं होगी। हमारी हमेशा क्या होगी, 0 होगी या फिर 1 होगी कैरी। ठीक है, या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। तो m की वैल्यू जो होगी, हाँ इसके अंदर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। अगर आपने m की वैल्यू अगर 1 लिख दी तो आप किसी और नंबर को वो वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि हमने m की वैल्यू 1 लिखी तो m की वैल्यू यहाँ पे भी क्या हो गई, 1 हो गई। अब क्या है कि अब हमें फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से आगे चीज़ें बढ़ाई जाएँ। तो आगे चीज़ बढ़ाने के लिए हम सबसे पहले इधर देखते हैं। तो हमारी इधर वैल्यू 1 हो गई है, इधर भी वैल्यू 1 हो गई है। हमें ये O है, इसकी वैल्यू नहीं पता, यहाँ पे भी O है और यहाँ पे S है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि हम किस कंडीशन में यहाँ पे 0 O जो हमारा कैरी है वो किस कंडीशन में आ सकता है। या तो यहाँ पे हमारा 8 हो और यहाँ पे हमारा 2 हो, वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि m की वैल्यू हमारी 1 असाइन हो चुकी है और हम इस चीज़ में श्योर हैं कि हमारी m की वैल्यू 1 है क्योंकि आगे कैरी है। तो हमारी 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी। ठीक है,
अब हमें ऐसा कुछ करना है कि हमें कैरी मिल जाए। अब कैरी मिलने के लिए जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है जिससे हमें कैरी मिल सकता है वो है 9। अगर हम यहाँ पे अगर हम 9 लिख देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 9 + 1 = 0 और यहाँ पे हमारी 1 की कैरी, मतलब कि हमारी इक्वेशन ये तीनों की तीनों क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, यहाँ तक हमारा बिल्कुल ठीक जा रहा है, ये चीज़ हमें समझ जानी है क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है वो बिल्कुल करेक्ट जा रही है, क्योंकि यहाँ पे हमें 1 एलसीएम मिल रहा था, 1 है यहाँ पे, एम की वैल्यू भी क्या हो गई, 1 हो गई। अब हमें कैरी के लिए एक नंबर चाहिए, अगर हम यहाँ पे 8 रख देते हैं तो फिर हमारा काम नहीं चलेगा। जैसे कि हमने देख ही रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे 9 लिखा, 9 + 1 0 और 1, ठीक है, इस तरीके से हमारा चल रहा है। तो अभी और देखते हैं और क्या होगा। यहाँ पे भी अगर हम ओ की वैल्यू 0 रख दी तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए, अब हमारी कौन कौन सी वैल्यूज़ रह गई हैं, ई रह गई है, एन रह गई है, डी रह गई है। तो अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। तो अब क्या है कि कई सारे बच्चों के मन में ये भी डाउट आ सकता है कि आप यहाँ से अगर हमारे पास कैरी आ जाए, यहाँ पे अगर हमारा कैरी +1 आ गया तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, क्योंकि आपने अगर यहाँ पे मतलब 9 है, 9 + 1 क्या हुआ हमारा 10, 10 + 1 11 और 1 की वैल्यू हम पहले असाइन कर चुके हैं, तो इस वजह से हमारे यहाँ पे हम 1 नहीं ले सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे 9 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। तो आगे क्या है कि हम यहाँ पर देख रहे हैं e + 0 + n, क्योंकि यहाँ पे हमने 0 जो है वैल्यू रख दी है, तो e + 0 + n। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो e + 0 = n। ठीक है, क्या ये पॉसिबल है कि e और n जो है वो इक्वल हो जाए? नहीं, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या बोला कि हमारी जो वैल्यू है वो एक अगर एलिमेंट को असाइन हो गई है वो दूसरे एलिमेंट को असाइन नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि मैं ये कह सकता हूँ कि एक कैरी यहाँ से ज़रूर आया है, मतलब e के लिए कैरी यहाँ से एक ज़रूर आया है, जिसकी वजह से जो हमारा n है वो इज़ ग्रेटर देन e है। अब मैं ये कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 0 तो है ही है। ठीक है, यहाँ पे 0 तो है ही। अब यहाँ पे जो n है वो एक डिफरेंट नंबर है, ठीक है, डिफरेंट अल्फ़ाबेट है हमारा, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ कैरी आउट हुआ है जिसकी मदद से जो हमारा e है वो n में चेंज आउट हो गया। तो यहाँ पे हमारा एक +1 कैरी पक्का हुआ है। तो इस हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि e + 1, मतलब जैसे कि हम अगर हमारी ये वाली जो इक्वेशन है ये अगर एक्सेप्ट नहीं हो रही है और यहाँ पे हमारा एक जो है कैरी भी आया है, तो इसका मतलब ये है कि e के अंदर प्लस की एडिशन हुई है 1 की, और जो कि इक्वल हुई है n के। ठीक है, ये हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं जी, क्योंकि e के अंदर एक एडिशन हुआ होगा तभी n में वो चेंज हुआ है। ओके, अब अगर यहाँ पे एक कैरी आया है तो यहाँ पे क्या होगा, n r, और यहाँ पे ना ये क्या होगा, ये 2 डिजिट नंबर होगा। 2 डिजिट नंबर होना ज़रूरी है जब भी तो कैरी होगा, अगर 2 डिजिट नंबर नहीं हुआ तो कैरी नहीं होगा, राइट। तो वैसे हम क्या लिख सकते हैं, n + r = 10 + e। ठीक है, क्योंकि जो हमारी कैरी जाती है वो 1 की जाती है, 10 मतलब आप 10 में एडिशन करोगे ना, जैसे कि हमारी अगर बाई चांस हमारी 10 हमारा टोटल में 10 आया तो हमारा 0 तो यहाँ रह जाएगा, 0 यहाँ रह जाएगा और 1 हमारा कैरी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा 10 + re हो गया। अब अगर हम इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं, इसको इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो क्या आता है ज़रा देख लेते हैं। तो e + 1 + r = 10 + e, e से e हो गया हमारा कैंसिल, तो r = 10 - 1 = 9। ठीक है, इसका मतलब कि ये भी इक्वेशन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि r की वैल्यू आप 9 ले ही नहीं सकते हो। क्यों नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपने s की वैल्यू को पहले ही 9 असाइन कर दिया है। अगर 9 की वैल्यू असाइन पहले ही हो चुकी है तो ये वाली जो इक्वेशन है ये भी आपकी क्या है, गलत है। तो इस इक्वेशन से हमारा ये प्रूव होता है कि ज़रूर जो हमारी वाला जो नंबर है यहाँ से भी एक कैरी आया है, जिसकी वजह से जो हमारी इक्वेशन ये वाली जो है इक्वेशन नंबर, इसे हम ले लेते हैं 1, इसे ले लेते हैं 2 और इसको लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो ये वाली जो इक्वेशन होगी ये हमारी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी 3 में, जिसके अंदर होगा हमारा 1 + n + r = 10 + e। ठीक है, अब इसके अंदर फिर से हम n की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 + e + 1 + r
इज इक्वल्स टू 10 प्लस ई। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना, मैंने यहाँ ये वाली जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर 2, इसमें n की वैल्यू बोली थी, तो n की वैल्यू हमने कहाँ से ले ली, यहाँ से ले ली। तो n की वैल्यू कहाँ से आई ये अब मत पूछना, क्योंकि यहाँ से आप देखो, चलो मैं समझा देता हूँ दोबारा से। यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास ये वाली जो थी ना, ये वाला जो था, ये वाला हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं, तो इसको हमने एक तरीके से हाइड आउट कर लिया। अब क्या है कि हमारे पास ये वाली वैल्यू भी हमें पता है ये 0 है, तो मैंने क्या किया, ई के अंदर अगर हम 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, n आ रहा है एज अ रिजल्ट, ई प्लस 0 इज इक्वल्स टू n, जो कि ट्रू नहीं हो सकता, क्योंकि आप e और n की वैल्यू को सेम नहीं लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है कि ज़रूर एक कैरी आया है, अगर एक कैरी आया है इधर से तभी वो तो n में चेंज हुआ है, तो इसी वजह से जो हमारी n की वैल्यू क्या हो गई, e प्लस 1 हो गई। ठीक है, चलो जी, अब ये सॉल्व आउट हो गया। अब हमें ये पता चल गया कि पीछे से कैरी आया है। अब जरा हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो यहाँ पे देखने के लिए हमने क्या किया, n प्लस आर प्लस, अब इधर अगर कैरी गया है तो इधर क्या होगा, 10 प्लस ई हो जाएगा। ठीक है, अगर इधर ऊपर इधर लेफ्ट साइड में अगर कैरी जाता है तो नीचे की साइड क्या होता है, 2 डिजिट नंबर होता है पक्का, फॉर श्योर। तो क्या होता है कि यहाँ पे हमारा 2 डिजिट नंबर है, तो इस वजह से हमने क्या लिख दिया, n प्लस आर इज इक्वल्स टू 10 प्लस ई। सॉर्टेड। चलिए, अब हमने इस क्या किया कि ये वाली जो n की वैल्यू थी ना, इसको यहाँ पे असाइन कर दिया, सो दैट ये देखने के लिए क्या हमारी जो इक्वेशन बनी है वो करेक्ट है कि नहीं है। अब जब हमने इस इक्वेशन को पुट आउट किया तो हमारा r की वैल्यू क्या आई, 9 आई, और 9 की वैल्यू हम पहले ही रख चुके हैं s को, तो इसका मतलब कि ये वाली जो इक्वेशन हमारी बनी थी ये गलत बनी है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो इससे भी राइट वाला जो है DEY वाला जो लाइन है, इसने भी एक जो है कैरी इसको दिया है। तो अगर एक कैरी दिया है तो यहाँ पे भी हम इक्वेशन नंबर 3 में एक प्लस कर देते हैं, पहले ही 1 प्लस n, बस मैंने थर्ड इक्वेशन को बिल्कुल वैसे ही लिखा है, बस 1 प्लस और हो गया इसके अंदर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से वही e से e कैंसिल हो गया, r इज इक्वल्स टू 8 आ गया। ठीक है, अगर r इज इक्वल्स टू 8 आया और r हम 8 हमने किसी को असाइन भी नहीं किया है, तो हाँ ये बिल्कुल हमारा सही है, हम इस r को 8 दे देते हैं। इसको हम बाद में रीचेक भी करेंगे एक बार। तो r को हमने क्या दे दिया, 8 नंबर दे दिया। अब R8 को 8 नंबर देने के बाद अब हमारे पास क्या क्या नंबर्स बचते हैं वो हम देख लेते हैं। अब क्या है कि अब हमें ना बिल्कुल लास्ट वाले से सर्च करते हुए चलना है, क्योंकि अब हमने ये वाली लाइन सॉल्व कर ली, ये वाली लाइन भी हमने एक तरीके से देख ही ली है e की वैल्यू को छोड़ करके। इसमें भी जो नंबर रह गया है वो n और e रह गया है। अगर हम यहाँ से e फाइंड आउट कर लेते हैं तो यहाँ से हमारी 1 और ये 2 की मिस्ट्री खत्म हो जाएगी, और हमें ये वाले जो नंबर्स हैं फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम राइट आउट देख लेते हैं, सबसे राइट वाला, कि इसके अंदर भी वही सेम हम प्रोसीजर लगाएंगे कि अगर बाई चांस हमें यहाँ से क्या मिला है, एक कैरी मिला है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, हमारा 2 डिजिट नंबर ही होगा। तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर हमारे लिखे हुए हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले लिखा हुआ है D प्लस E इज इक्वल्स टू 10y, 10 प्लस y। ठीक है, ये जो है हमारी इक्वेशन लास्ट वाली जो है वो बन गई है। अगर हमें इधर कैरी देना है तो 10 प्लस y करेंगे हम। चलिए, अब हम सबसे पहले देख लेते हैं हमने कौन कौन से नंबर जो हैं वो असाइन कर दिए हैं। हमने 1 में से एक तो हमने 1 असाइन कर दिया है, एक हमने 0 असाइन कर दिया है, और फिर उसके बाद हमने एक 8 असाइन कर दिया है और एक 9 असाइन कर दिया है। उसके अलावा हमने कोई और नंबर असाइन अभी तक नहीं किया है। तो इसका मतलब क्या है कि अब हमें इन सारे नंबर्स को एक्सक्लूड करना है, इन नंबरों में से हम कोई सा भी नंबर नहीं लेंगे। अब हमारे पास कौन कौन से नंबर बचे हैं हम वो देख लेते हैं। एक तो 2 बचा है, 3 बचा है, 4 बचा है, 5 बचा है, 6 बचा है, 7 बचा है ना। यही नंबर्स हमारे पास बचे हैं, और इन्हीं नंबरों में से हमें अब सारे कॉम्बिनेशंस को सेट करना है। अब क्या है कि अब अगर हमें 2 डिजिट नंबर चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 नंबरों को फिर से हमें उठाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा नंबर है, हम सबसे पहले 7 को उठा लेते हैं। तो अब हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, या तो हम 7 को इधर रख लें या फिर 7 को ई की साइड रख लें। दोनों कॉम्बिनेशन हम ट्राई आउट करेंगे सो दैट हमारा जो क्वेश्चन है वो सही से सॉल्व हो जाए। अब हम 7 को 2 के साथ नहीं रखेंगे, 2 के साथ नहीं रखेंगे क्योंकि हमारे पास एडिशन 9 आएगा, और हमें 9 नहीं चाहिए, हमें कुछ ऐसा चाहिए जो कि हमें एक कैरी दे। ठीक है, हमें एक 2 डिजिट नंबर दे, तो 2 नहीं आएगा यहाँ पे। हम 3 के साथ रखेंगे तो हाँ आ सकता है जी, आ सकता है, लेकिन हम क्या है कि अगर हमने 3 रख दिया तो 0 और 1 आ जाएगा। 0 और 1 कैसे आ जाएगा, अगर मान के चलो कि हमारा D है 7 और हमने E रख दिया 3, तो यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 0 और 1 कैरी, और हमने 0 पहले ही असाइन कर दिया है तो इसलिए हम 3 को भी नहीं लेंगे।
फिर हम 4 रख लेते हैं। अगर हमने 4 रख लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 भी हम पहले ही दे चुके हैं, एक्सक्लूड करना है, तो हमारा 7 और 4 भी नहीं आएगा जी। अब हम 7 और 5 देख लेते हैं। 7 और 5 को एडिशन अगर हम कर दें तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 12, ठीक है। और ये जो 2 नंबर है ये हमारा एक्सक्लूडेड है, ये हमने किसी को भी नहीं दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि हम 5 को ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 7 + 5 = 10 + y लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं 5 + 7 = 10 + y, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम असाइन करके देख लेते हैं, 7 और 5 को। अगर हम इधर 7 लिख दें और इधर 5 लिख देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 2 की कैरी हो गई 1 + 1, ठीक है। और यहाँ पे हमारी कोई और वैल्यू सेम हो रही है क्या, तो अगर यहाँ पे हमारा ये 5 है तो ये भी क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। तो अब हमारा क्या क्या नंबर आ गए हैं हमारे पास, बस हमारे पास ये 3 नंबर मिसिंग है। और एक तो ई है, ई भी ये 5 हो गया एक तरीके से अगर हम देखते हैं तो अब हम देख लेते हैं ज़रा सा एडिशन करके कि क्या क्या हमारी जो इक्वेशन है वो सही बैठ रही है या नहीं। तो 7 + 5 हमारी 12 हुई, 1 का कैरी हो गया। अब यहाँ से हम 7 और अगर हम इसको किस तरीके से सॉल्व किया है, थोड़ा सा आइडिया बताइए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये 5 नहीं है, ये 15 है, ठीक है, क्योंकि हमने एक जो है वो इधर कैरी भी दिया है, तो ये 15 है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसके अंदर हम 8 को ऐड करें, 8 के अंदर एडिशन करें कि 15 आ जाए। तो हमें पता है कि अगर हम 8 के अंदर 6 का एडिशन करेंगे तो हम तो 14 आएगा, और इधर से एक कैरी आया तो 15 हो गया, राइट। तो इसके अंदर हम एक बार 6 लिख के देख लेते हैं, एक हिट एंड ट्रायल मेथड की तरह हम इसको ट्राई करते हैं, क्योंकि हमारे पास लास्ट नंबर बचे हैं तो उसके अंदर हम एक ट्राई ज़रूर दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 7 + 5 हो गया हमारा 12, 12 के साथ बाद 1 हमारा कैरी हो गया, तो 6 + 1 हो गया हमारा 7, 7 + 8 हो गया हमारा 15, 15 का 1 इधर हो गया कैरी, कैरी होने के बाद इधर हो गया हमारा 6, 6 प्लस n की वैल्यू यहाँ से भी आ गई 6, क्योंकि 5 + 1 = 6, और यहाँ पे हमारा 6, यहाँ पे कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ, ये मतलब ये कैरी नहीं होगा, ये कैरी नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर 9 + 1 जो हमारा 10 है वो पहले आ चुका है, तो 1। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा। हम एक बार और देख लेते हैं कि हमने किस तरीके से सॉल्व किया है। सबसे पहले हमने m की वैल्यू देखी कि हमारा जो है वो 9 से जो हमारा जो भी ग्रेटेस्ट जो हमारा कैरी जाएगा वो 1 जाएगा, तो इसी वजह से हमने क्या वैल्यू रख दी, 1 रख दी। फिर उसके बाद जब हमने इसकी m की वैल्यू 1 रखी तो इसकी वैल्यू भी हमें 1 ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक वेरिएबल को एक ही वैल्यू असाइन की जाएगी। तो m की वैल्यू हमने 1 रख दी, तो यहाँ पे भी हमारी वैल्यू 1 हो गई। अब हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए था यहाँ पर जिसके अंदर हम एडिशन करें 1 का, तो हमें एक एलसीएम मिल जाए, कैरी मिल जाए। तो यहाँ पे हमारा कैरी लेने का सबसे ईजीएस्ट नंबर था 9, सो दैट कि हम अगर 9 + 1 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10, और हाँ जैसे हमें 10 मिलेगा तो यहाँ पे हमारा एक कैरी आ जाएगा जो हमें चाहिए। तो इसी वजह से हमने s की वैल्यू जो थी वो 9 असाइन कर दी। 9 असाइन करने के बाद हम पीछे देखा, तो पीछे देखने के बाद हमने ये देखा कि यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो 0 हमने रख दी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारी s मतलब 9 + 1 की जो वैल्यू थी वो 0 आ गई थी, तो इधर भी हमने क्या वैल्यू रख दी, 0 रख दी थी। अब 0 रखने के बाद हमने क्या देखा कि जो e है वो e + 0 अगर हम n के करते हैं तो ये वैलिड पॉइंट नहीं है, और यहाँ पे हमारी जो n की वैल्यू है वो e से बड़ी होगी, तभी जो हमारे दोनों वेरिएबल्स हैं उनको अलग अलग लिखा गया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक कैरी लिया गया है पीछे से, तो अगर कैरी आया है तो इसका मतलब ये है कि e के अंदर एडिशन हुआ है 1 का, जिसकी मदद से वो n में चेंज हो गया है। तो यहाँ पे हमने उससे एक राइट वाला जो लाइन थी हमारी, हमने उसे देखा, तो n + r = e हमने लिखा 10e, क्योंकि जो हमारा एलसीएम अगर हम कैरी अगर हम ले रहे हैं तो कैरी लेने का मतलब है कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा उस लाइन का वो 2 डिजिट में होगा, तो इसी वजह से हमने 10 + e लिखा। अब हमने 10 + e लिखने के बाद इसे सॉल्व किया, ये जो इक्वेशन थी e + 1 = n वाली, ये हमने पुट आउट करी इसके अंदर। तो पुट आउट करने के बाद हमारे पास सॉल्यूशन आता है r = 9 का, और n जो 9 है वो उसे हम पहले ही s को असाइन कर चुके हैं, तो इस चीज़ को हम वैलिड आउट नहीं करते हैं। तो इससे हमें एक चीज़ और पता चल गई कि इसके अंदर भी एक कैरी आया है पीछे से। अगर हमारा एक कैरी आया है तो इस इक्वेशन को भी हमने एक वेरीफाई करने के लिए 1 + n + r कर लिया।
तो मतलब कि हमने इस वाली लाइन में एन आर ई वाली में 1 प्लस कर दिया, तो यहाँ से हमारी जो आर की वैल्यू आई थी वो 8 आ गई, और ये 8 की जो वैल्यू थी वो भी हमने किसी को असाइन नहीं करी थी, तो इस वजह से हमने यहाँ पे 8 लिख दिया। अब 8 लिखने के बाद क्या हुआ कि अब हमने उसकी पीछे वाली जो इक्वेशन थी उसको इवेल्युएट करना स्टार्ट किया। अब हमने d प्लस ई इज इक्वल्स टू 10y लिखा, 10 प्लस वाई लिखा, क्योंकि इसने भी एक कैरी दिया है आगे की तरफ। अगर एक कैरी दिया है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर भी 2 डिजिट नंबर होगा इसके रिजल्ट में। तो यहाँ पे हमारे पास हमें क्या चाहिए था, एक 2 डिजिट नंबर निकालने वाले 2 नंबर चाहिए थे। अब हमारे पास क्या था कि कौन कौन से नंबर हमारे पास अवेलेबल थे, तो ये जो नंबर थे एक्सक्लूडेड थे, और ये वाले नंबर जो थे ये हमारे पास अवेलेबल थे। अब इसमें से भी हमें वो नंबर चाहिए था जो कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो तो किसी में ना आए। तो हमने सबसे बड़ा डिजिट नंबर जो था वो 7 उठाया, और उसके बाद हमने 2 के साथ उसका कॉम्बिनेशन बनाने का सोचा। तो 2 प्लस हमारा 9 आ रहा था, वो हमने दूसरे को असाइन किया हुआ था। 7 प्लस 3 10 आ रहा था, और अगर हम उसका कैरी दे दें तो 0 बचता है, और 0 भी पहले हमने किसी को असाइन कर रखा था। फिर उसके बाद हमने 7 प्लस 4 किया। 7 प्लस 4 करने के बाद भी 1 कैरी चला गया, तो 1 बचा, और 1 भी हमने पहले से किसी को देर असाइन कर रखा था। फिर उसके बाद हमने 7 प्लस 5 किया, और 7 प्लस 5 करने के बाद 12 आया, और 12 में से 1 जो था वो कैरी में चला गया। तो हमारा जो 2 था वो हमने किसी को असाइन नहीं किया था, तो इस वजह से हमें सबसे एफिशिएंट लगा कि हम इस रास्ते को ही चुने। तो इसी वजह से हमने 2 इक्वेशंस बनाई, 7 प्लस 5 और 5 प्लस 7 वाली, और जो हमारी ठीक बैठ जाते हम उसको ही अप्लाई कर देते। तो यहाँ पे क्या था कि हमारी जो 7 प्लस 5 वाली थी जो हमने सबसे पहले ट्राई करी वही सही बैठ गई, तो इसी वजह से हमें दूसरी ट्राई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन आप चाहेंगे तो हम दोबारा इस चीज़ को ट्राई ज़रूर करेंगे। तो 7 प्लस 5 रखने के बाद हमने यहाँ पे 7 रखा, फिर 5 रखा। तो ये अब हमने क्या किया, इसको एक सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करी। 7 प्लस 5 होता है हमारा 12, 12 का 2 1 कैरी हो गया। 1 कैरी होने के बाद हमें एक ऐसा नंबर चाहिए था जो हमें 15 दे 1 कैरी होने के बाद। तो ऐसा एक नंबर था 7, 7 प्लस 8 करते तो हमारे पास 15 आ जाता, लेकिन हम 7 पहले ही किसी को असाइन कर चुके थे, और एक कैरी भी था, तो इसी वजह से हमने 6 ले लिया, सो दैट यहाँ पे 7 तो आ ही गया। तो यहाँ में हमने 6 प्लस 1 लिया, तो हमारा 7 हो गया, 7 प्लस 8 हो गया हमारा 15। अब 15 का 1 जो था वो आगे कैरी हो गया, और ये जो ई की वैल्यू थी जो हमारी 5 थी, ये अब चेंज हो गई थी 6 में, जो कि हमारी एन की वैल्यू बन गई। और यहाँ पे कोई भी एलसीएम नहीं कैरी नहीं गया, इस वाली लाइन में से कोई कैरी नहीं गया, तो इसी वजह से 9 प्लस 1 10 हो गया, और यहाँ से हमारी जो आंसर था वो ये आ गया 9 5 6 7 1085, और हमारा सॉल्यूशन है 10652। ये है हमारा सॉल्यूशन। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको आप जितना ज़्यादा कर सको इतना ज़्यादा करना, क्योंकि इसके अंदर जो आपकी प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ही अच्छा होगा। अभी 1-2 क्वेश्चंस और आप अगर चाहोगे तो हम कर सकते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको ये वाला मेथड में कोई डाउट है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक और वीडियो बना दूंगा खाली न्यूमेरिकल के लिए, उसके अंदर हम खाली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, 1-2 न्यूमेरिकल्स को और सॉल्व करेंगे, सो दैट आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। और समझ जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि ये 5, 7 या 10 नंबर में पूछा जाता है। तो ऐसा एक क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेगा आपको। तो दोस्तों ये था हमारा यूनिट नंबर 2 का पार्ट 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसका नाम था प्रोग्राम सॉल्विंग मेथड्स। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर कोई सजेशन है या फिर आपको कोई डाउट है या फिर आपको एक और डेडिकेटेड वीडियो चाहिए खाली न्यूमेरिकल्स पे। और प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए याद से। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एप साइट्स।